सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी का अमल एक बार फिर मौखर हो गया है। 2013 से PIA की निजकारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कई बार इश्तिहारात दिए गए, तारीखें फाइनल होती रहीं, लेकिन जब से PIA की निजकारी का फैसला किया गया है, उस वक्त से कोई ना कोई तनाज़ा इस अमल में मुस्तकिल रुकावट बनता रहा है। 3 मरतबा बोली की तारीख पहले भी दी गई, लेकिन बोली के दिन या उससे 1-2 दिन पहले इस तारीख में तोसी होती रही। आज जब PIA के लिए बोली खोली गई तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से लगाई गई बोली सुनकर हुकूमत और निजकारी कमीशन के अरकान सर पकड़ कर बैठ गए। PIA की निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 60% शेयर हासिल करने के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई, जबकि हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब 30 लाख रुपए मुकर्रर की थी। निजकारी कमीशन की जानिब से बिडर्स को अपनी बोली पर नजरसानी के लिए 30 मिनट का वक्त दे दिया गया था, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से बोली 10 अरब रुपए से बढ़ाने से इनकार किया गया और 10 अरब रुपए की बोली पर कायम रहने का फैसला किया गया, जिसके बाद हुकूमत ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से 10 अरब रुपए की लगाई गई बोली को मुस्तरद कर दिया और एक बार फिर PIA प्राइवेटाइज होते होते रह गई है। निजकारी कमीशन ने 6 प्राइवेट कंपनीज को PIA की बोली के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन तमाम बिडर्स में से सिर्फ एक बिडर की जानिब से ही बिड जमा कराई गई थी, जिसने आज होने वाले बिडिंग के अमल को शदीद तरीन मुतनाज़ बना दिया है और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के दरमियान तशवीश की एक लहर भी दौड़ गई है। PIA की निजकारी और हुकूमती रवैये पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। पहला बुनियादी सवाल तो ये हो रहा है कि 6 में से 5 बिडर्स अचानक बोली के अमल से पीछे कैसे हट गए, जबकि तमाम शॉर्टलिस्ट होने वाली कंपनीज प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ मुतादिद मुलाकातें भी कर चुकी हैं और तमाम कंपनीज इब्तदाई तौर पर PIA को हासिल करने में संजीदगी भी दिखा रही थीं। दूसरा सवाल यह है कि हुकूमत ने सिंगल बिडर के साथ क्यों प्राइवेटाइजेशन के अमल आगे बढ़ाया है। अब आज जो कुछ हुआ है और आगे क्या होने वाला है और अब ये मामला किस तरह से आगे की तरफ जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साद नज़ीर साहब चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के, हमारे साथ मौजूद हैं। साद साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये बोली आपने इतनी कम क्यों लगाई, सिर्फ 10 अरब रुपए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है जिसके कितने बड़े असासे हैं। हुकूमत ने जो बेस प्राइस, जो रिजर्व प्राइस मुकर्रर की थी, वही 85 अरब से जायद है। इतना ह्यूज गैप आपकी बोली में और हुकूमत की बेस प्राइस में? पहली तो बात जी कि बिड मुस्तरद नहीं हुई, वी हैव सबमिटेड आवर बिड। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग में और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो इंटरनली बैठेंगे अपनी मीटिंग में और फिर डिसाइड करेंगे। जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट ने अपनी असेसमेंट एक की हुई है और गवर्नमेंट की असेसमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने की है और उसमें EY कंसल्टेंट है जिसको इन्होंने 2 अरब रुपए की पेमेंट की थी असेसमेंट करने के लिए। तो जिसको आप 2 बिलियन रुपीस पे करेंगे वो एक रोजी पिक्चर ही पेंट करेगा अदारे की, तो वो उन्होंने पेंट की। उसकी वजह से इन्होंने इंटरनली बैठ के एक अदारा जो मुसलसल लॉस कर रहा है और पिछले 2 दहाइयों में वो 800 अरब रुपए का लॉस कर रहा है, वो इस वक्त भी 200 अरब रुपए की लाइबिलिटी ये इन्वेस्टर को जो इनकमिंग है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो बंदा या वो एंटिटी जो आके PIA को टेक ओवर करेगी तो 200 बिलियन की लाइबिलिटी उतारेगी कि गवर्नमेंट को पैसे देगी। ऑल दो के वो पेमेंट भी फ्लो बैक होनी है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि PIA के ये हालात उसके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की वजह से हुए हैं। अगर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करेक्ट किए बगैर आप उसमें एक ह्यूज अमाउंट इनपुट कर देंगे तो वो अमाउंट भी इन्वेस्टर को रिकवर नहीं होगी। और जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 85 बिलियन में 50 से 100 तैयारों की नई एयरलाइन वेट लीजेस पे और ड्राई लीजेस पे खड़ी की जा सकती है। एक इन्वेस्टर को 85 बिलियन पाक रुपीस खर्च करके एक 200 अरब रुपए की लाइबिलिटी और 7,000 जो लोग हैं, जहां रिक्वायरमेंट लोगों के नजदीक सिर्फ 2500-3000 लोगों की है, तो वो 7,000 लोगों की लाइबिलिटी टेकअप करके सरवाइव नहीं कर सकेगी एंटिटी। और यही वजह है कि ये जो 85 बिलियन की ये रोजी पिक्चर देख रहे हैं, ये 85 बिलियन की पिक्चर तमाम बिडर्स को पता लग गई थी। अच्छा। इस वजह से बाकी 5 बिडर्स नहीं आए। अगर ये वायबल होता तो वो भी यहाँ आज टेबल पे मौजूद होते। हमने नेशनल फ्लैग कैरियर को अपना सर का ताज समझते हुए फिर भी अपनी गर्दन पेश की है कि जी हम इसको चलाएंगे। असल में करेक्शन बिजनेस मॉडल की रिक्वायरमेंट है, वो मैं समझता हूँ जो
PIA के इस वक्त CEO हैं आमिर साहब, हु इज फ्रॉम एयर फोर्स। उनमें ये कैपेबिलिटी है कि उनके हाथ खोल दें। उनसे आज हम गुफ्तगू कर रहे थे तो वो फरमा रहे थे कि यहाँ पे तो एयर होस्टेस भी एक MP और MNA की सिफारिश पे आके हमारा हुक्म रद्द कर देती है, तो हम ये एयरलाइन कैसे चलाएं। तो ये मसला है एयरलाइन का मसला पैसे नहीं है। तो सर, ये जो बेस प्राइस है हुकूमत की 85 अरब रुपए, आप ये कह रहे हैं कि इसका आपको पहले से पता था और इसीलिए 5 बिडर्स भी पीछे हो गए थे और आप नेशनल कॉज में आप आगे बढ़ें, तो ये नेगोशिएशन तो पहले से हो जानी चाहिए थी। अभी आपने जो कुछ PIA का पिछला हाल बताया, जो हम भी मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों को बताते रहें कि कितना PIA एक खसारे वाला इदारा बन चुका है, तो ये नेगोशिएशन क्या पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? आज जो कुछ हुआ ये सूट करता है किसी को? जी, हम थ्रू आउट गवर्नमेंट को समझाते रहे कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हैं और बाकी बिडर्स भी समझाते रहे, इस वजह से वो नहीं आए, बोली में शरीक नहीं हुए। हमने फिर भी ये समझा कि ये एस्पेक्ट सामने लाने के लिए बोली में बैठना जरूरी है, एंड व्हाट वी थॉट वाज फॉर द पर्पस वी ऑफर्ड दैट। हमारे में इसमें एक चीज ऐड करता जाऊं, हमने साइरस एविएशन को अपना कंसल्टेंट हायर किया था, आयरलैंड से वो आए थे। आयरलैंड इज हब ऑफ एविएशन एंड ही इज अ टॉप पेड कंसल्टेंट। उसकी रिकमेंडेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ही रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, तो $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए, जैसे MCB बैंक आज से बिका था बहुत अरसा पहले, और फिर वो मॉडल करेक्ट करके उसमें से PIA अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करे। तो साहब आप अच्छा साहब आप ये कह रहे हैं कि $1 आपके कंसल्टेंट के मुताबिक इसकी वैल्यू लगनी थी और आपने तो 10 अरब रुपए की ये बोली लगा दी, लेकिन पेपरा रूल्स भी तो मौजूद है ना। वो क्या कहते हैं, हुकूमत की जो एक बेस प्राइस है उससे तो बिडर को ज़्यादा वैल्यू लगानी होती है। अगर वो उस बेस प्राइस से कम की बोली लगाएगा तो वो तो टेक्निकल बुनियादों पर ही नॉकआउट हो जाएगा, फिर वो मामला तो नहीं आगे बढ़ सकेगा। नहीं, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी मेरे भाई, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी। रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। दिस वाज एन एक्सपेक्टेशन, दे कॉल इट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दे डोंट कॉल इट अ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस होती तो फिर हम बिड लगा ही नहीं सकते थे रिजर्व प्राइस से नीचे। अच्छा, रिजर्व प्राइस वाज नेवर अनाउंस्ड। तो साथ अब हम ये देख रहे हैं कि अभी 22 रोज़ पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग हुई और वहाँ भी हमने देखा कि एक बिडर ही आखिर में रहा। वो जो दूसरा बिडर था उसको तो टेक्निकल बुनियादों पर आउट कर दिया गया। अब वो अभी क्या नतीजा निकलता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और फिर हम ये अभी 22-23 रोज़ ही गुजरे, यानी महीना भी नहीं बदला, और हम PIA वाली जो मिसाल देख रहे हैं इसमें भी एक ही बिडर के साथ हुकूमत आगे जा रही थी। तो ये हुकूमत के इस तरह के रवैये पर आपकी क्या राय है? बाकी जो बिडर्स थे उनको बहालत मजबूरी पीछे हटना पड़ गया? जी, पहली बात तो ये कि उस वाले मामले को हम इंशाल्लाह चैलेंज करने लगे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक बिडर को एक ही बोली में फारग कर दिया गया, जबकि हमने जब बोली लगाई तो पिछले महीने इन्होंने हमारी बोली एंटरटेन नहीं की बिकॉज ऑफ बीइंग अ सिंगल बिडर, और पेपरा रूल्स के मुताबिक दे अगेन गेव अ चांस टू द अदर बिडर्स टू कम इन, दे डिडंट अपीयर। तो उसमें फिर इनके पास एक इजाजत है एक बिडर के साथ बैठ के मामलात करने की या नेगोशिएट करने की। लेकिन एयरपोर्ट वाले मामले में हमारी बोली तो टीवी पे दिखाई, पूरे मुल्क को दिखाई की। एयरपोर्ट वाली बोली किसी ने देखी? हमारी तो सारी कौम को पता लगा ना कि 85 अरब रुपया हुकूमत समझ रही है इसकी कीमत है, और बोली लगाने वाले ने 10 अरब रुपया लगाई है। तो एयरपोर्ट की तो कोई ट्रांजैक्शन और कोई फिगर बाहर ही नहीं आ रही। वो क्यों बाहर नहीं आ रही, वो आपको पता कराएं तो आपको बहुत सारी रिश्तेदारियां नजर आएंगी। नहीं सर, वहाँ तो एक फॉरेन इन्वेस्टर मौजूद था ना, और उस वक्त ये खबर हमने भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाई थी कि एक बिडर को तो आने ही नहीं दिया गया, और जिस बिडर को वहाँ कामयाबी मिली है वो एक फॉरेन इन्वेस्टर, एक टर्किश कंपनी वहाँ पर मौजूद थी, और उनके हक में फिर वो फैसला सामने आया। तो उस पर भी रिजर्वेशन हैं आपके? जी, टर्किश कंपनी का नाम यूज हो रहा है, एक लोकल एंटिटी है। अच्छा, गालबन शुजात अजीम साहब हैं ये सुखचैन वाले, वो इसके पीछे हैं, और वो किसके रिश्तेदार हैं वो आप पता करा लें, आपको समझ लग जाएगी क्यों सिंगल बिडर आया था वहाँ। तो अब ये एक मामला इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का, एक PIA की प्राइवेटाइजेशन का। इन दोनों मामले पर आपके ग्रुप की और आपकी अभी आगे अब स्ट्रेटजी क्या है? चूँकि आज भी ये मामला अपने किसी एक लॉजिकल एंड पर तो नहीं पहुँच सका है, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाला मामला भी अभी वो भी उस पर भी एक इंक्वायरी वगैरह शुरू हुई है। तो अब इस मामले पर इन दोनों इशूज़ को आप चैलेंज करने जाएंगे, इन पर क्या स्ट्रेटजी आपकी? जी, for the Islamabad airport matter, we will go to the court, and for PIA, we will wait for the government to give a final decision. Then we will decide on the further course of action, inshallah.
तो साहब अगर ये गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि अपना ये डिसीजन देती है कि उन्हें 10 अरब रुपए की ये बोली नामंजूर है, तो फिर अपनी बोली को आप आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी गुंजाइश आपने रखी हुई है? चूँकि आप तो $1 इसकी वैल्यू बता चुके हैं और ये 10 अरब बकौल आपके आप तो बोनस के तौर पर दे रहे हैं हुकूमत को, कहाँ तक आगे जा सकते हैं आप अपनी बोली में? We were given a chance today, but we did not agree on raising the price unless the terms of the contract are revised. वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन कह रही थी कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम टर्म्स नहीं चेंज कर सकते. We were willing to pay a higher price. We were willing to raise the price 3 times if we were given a softer terms, जो कि उनकी सॉफ्ट नहीं है टर्म्स. मतलब जो भी ये पेमेंट है वो ये कहते हैं कि जी 10 दिन के अंदर अंदर आपने ये पेमेंट शो करानी है. तो यहाँ इतना लिक्विड कैश 85 अरब रुपया मुझे बताएं कौन लेके बैठा हुआ मुल्क में इस वक्त? जिनके पास 85 अरब रुपया है वो मुल्क छोड़ चुके होंगे. 85 लाख या 8-10 लाख भी किसी की तनख्वाह हो तो वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 85 अरब रुपया लिक्विड कैश को यहाँ लेके बैठा होगा, और वो भी PIA के लीकेजेस वाले गड़े में डालने के लिए. तो साथ साहब ये आज शाम तक बिड ओपनिंग से पहले तक एक तासुर बन रहा था कि हुकूमत एक मखसूस ग्रुप को इस वक्त फैसिलिटेट कर रही है, और ज़ाहिर है वो ग्रुप आपका है और आपको PIA देने के लिए तमाम इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं, और जो दीगर सारे बिडर्स हैं उनके लिए हालात और इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि वो ऑटोमेटिकली इस बिड से आउट हो जाएँ, इस मुकाबले से ही बाहर हो जाएँ. लेकिन अब ये बिड ओपनिंग के बाद तो सिचुएशन कुछ और ही बन गई है. अब तो इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि हुकूमत और आप ही आमने सामने खड़े हो गए आकर. नहीं जी, 5 बिडर्स खुद नहीं आए, उनमें से 2-3 बिडर्स को कम से कम हमने खुद अप्रोच किया कि लेट्स जॉइन हैंड्स बिफोर द बिड, यानी द डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड. लेकिन वो उन्होंने तासुर यही दिया कि वो आ रहे हैं बिड में, लेकिन दे नेवर टर्न्ड अप. और नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत तासुर है. वो बिडर्स जो कुछ बाकी 5 हैं उनमें से जो हमें पता है 2 बिडर्स सीरियस थे, बाकी 2-3 तो सीरियस ही नहीं थे. तो उनका कभी भी मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि देवर सीरियस. तो जो 2 सीरियस थे उनमें से गालबन ये एक एयर अरेबिया और फ्लाईजिना वाली एंटिटी थी, वो आना चाह रहे थे, और दूसरा ये जो ताबा ग्रुप वाले हैं वो आना चाह रहे थे, एंड दे वर टॉकिंग बैक एंड फोर्थ. उसके अलावा कोई नहीं आना चाह रहा था. और हमें ही अलबत्ता एप्रीहेंशन थी कि PIA की इतनी हार्ड टर्म्स इसलिए बनाई जा रही हैं कि PIA बंद हो जाए. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साद नज़ीर साहब, ब्लू वर्ल्ड सिटी हमारे साथ मौजूद थे. गुफ्तगू आपने सुनी. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उमर हयात बिजनेस रिपोर्टर हैं हमारे इस्लामाबाद के, और उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे. ब्रेक से पहले साद नज़ीर साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि उनके कंसल्टेंट के मुताबिक PIA इंटरनेशनल एयरलाइन जो पाकिस्तान की है उसकी जो कुल कीमत थी वो $1 यानी 278 रुपये लगनी चाहिए थी. 10 अरब रुपए तो उन्होंने एक बोनस के तौर पर हुकूमत को ऑफ़र कर दिए. तो अब इस पर हम गुफ्तगू करेंगे. उमर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं और इस पूरे मामले को बड़े करीब से कवर करते आए हैं. उमर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला. अब ये हम देख रहे हैं कि साथ साहब से अभी गुफ्तगू हुई, वो कह रहे हैं कि $1 इसकी कीमत थी PIA की. इस पर तो इतने कर्जे हैं, 200 अरब रुपए पहले ही हम पर कर्ज मौजूद है. ये आज कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है प्राइवेटाइजेशन कमीशन को या हुकूमत पाकिस्तान को कि हम पहली प्राइवेटाइजेशन जो कि कामयाब होनी चाहिए थी और वही मुकम्मल नहीं हो पा रही है. बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब. सबसे पहले तो ये एक चीज़ जहन नशीन कर लीजिए कि हुकूमत की जानिब से या फिर जो सरकारी बाबू होते हैं उनकी जानिब से कोई भी अगर काम किया जाता है तो उसमें कुछ फ्लॉज छोड़े जाते हैं. PIA की निचकारी के हवाले से भी जो मामलात हैं उनमें फ्लॉज छोड़े गए. और सबसे पहले जो हमने ये देखा कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को हायर किया जाता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को जो है करोड़ों रुपए की पेमेंट्स होती है, और फिर उसके बाद जब वो नतीजा इस तरह का निकलता है तो ये कौम का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया ज़ाया होता है इस एक्सरसाइज पे ख़ास तौर पे. और यही काम क्योंकि बारहा हम जब कायमा कमेटी में बैठते हैं तो बारहा ये बात होती है और कहा जाता है कि ये काम जो ब्यूरोक्रेट है वो क्यों नहीं कर सकता, या एक फ़ाइनेंस में बैठा हुआ या प्लानिंग में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी बनती है. और इसके लिए एक अलग से फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करना और उसको अरबों रुपए की पेमेंट्स करना और फिर वो काम भी ना हो. अब आपने देखा कि 85 अरब
रुपए से ज़्यादा की कीमत जो है मुतवक्के कीमत लगाई गई थी। ये कम अज़ कम प्राइस की आपको मैं बात कर रहा हूँ, ये कम अज़ कम प्राइस है, इसको रेफरेंस प्राइस कहा जाता है, जिसकी मंजूरी आज कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने भी दी। इसहाक डार साहब कतर में थे, वज़ीर ख़जाना कतर में थे, इसहाक डार ने वर्चुअली सदारत की और इस रेफरेंस प्राइस की जो है वो मंजूरी दी थी। और उसके बाद जब बिड आई तो वो 10 अरब रुपए की थी। अब देखिए ना, आपने मांगने हैं 85 अरब रुपया और बिड आपकी आती है 10 अरब रुपए की, और ये कहा जाए कि आप इस पे जो है तकरीबन 2 से ढाई अरब रुपए जो है वो इसलिए ख़र्च कर चुके हैं कि इसकी कीमत आपने लगाई है, इसके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स थे, इसके जो कंसल्टेंट्स थे, उनको आपने 2 से ढाई अरब रुपए दे दिए, और फिर उसके बाद आपको कीमत इतनी, आपको तो पहले वर्किंग करनी चाहिए थी। अब ये आपको बताएं कि जो रेफरेंस प्राइस है इसका पता तमाम बिडर्स को था, और क्या ये रियलिस्टिक है नॉन रियलिस्टिक है, ये बहस तो बाद की बात है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस मामले पर नाकाम इसलिए नज़र आई है, ख़ास तौर पे जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, प्राइवेटाइजेशन बोर्ड है, जहां ये तमाम मामला तय होते हैं और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को जाते हैं, फिर उसके बाद मामला कैबिनेट को जाते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मसला यही था कि जो सरकारी बाबू बैठे हुए हैं उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उन्होंने इतनी रेफरेंस प्राइस मुकर्रर करनी है और बिडर जो है वो इतनी अपनी बोली देगा। तो ये यकीनी तौर पर इस पर सोचा जा सकता था। हुकूमत की जो संजीदगी है इस पर तो हम जरा आते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट ये मामला था तो कैबिनेट मेंबर्स आधे से ज़्यादा वो बाहर क्यों थे। लेकिन पहले ये बताइएगा कि जो एक्सपेक्टेड या रेफरेंस प्राइस जो है इसमें और रिजर्व प्राइस में क्या फ़र्क है। चूँकि रिजर्व प्राइस अगर ये होती, अभी साथ नज़ीर साहब ने भी कहा कि रिजर्व प्राइस नहीं थी, अगर रिजर्व प्राइस होती तो फिर तो टेक्निकल बुनियादों पर इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी आउट हो चुका होता इस बिडिंग से। तो ये रेफरेंस प्राइस क्यों रखी गई, ये जो रिजर्व प्राइस थी उसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई अभी तक? देखिए, रिज़र्व प्राइस जो है वो ऑलरेडी अनाउंस्ड जो है वो होती है और उसका पता होता है कि ये इतनी प्राइस है। और रिज़र्व प्राइस में ये होता है कि बाकायदा तौर पर एक बिडिंग का अमल जो है वो शुरू होता है और जो हाईएस्ट बिडर होता है, अब रिज़र्व प्राइस अब अगर 85 अरब रुपए इसकी कीमत थी तो बोली जो है वो शुरू होती 2 अरब रुपए से, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो जिसकी हाईएस्ट बोली होती उसको दे दिया जाता। जो रेफरेंस प्राइस है कि ये कीमत है कम अज़ कम, ठीक है, इस पे आपने लेना है। अब आज जब 10 अरब रुपए की जो लगी बोली, तो उसके बाद जो कंसोर्शियम कंपनी है इसको बाकायदा तौर पर 30 मिनट का वक्त दिया गया और कहा गया कि आप इस 30 मिनट में फ़ैसला करें कि आप हमारी प्राइस पर लेंगे या नहीं। तो उसके बाद जब जो आए कंसोर्शियम कंपनी के चौधरी साद नज़ीर, तो उन्होंने कहा जी हम तो इसको इस प्राइस पर नहीं लेंगे, हमारी 10 बिलियन रुपीस की जो है वो बोली है और हम उसको 10 बिलियन रुपीस पर ही लेंगे। उसके बाद सारे जो है वो चले गए उस हॉल से, जो एक मकामी जो होटल है उसका हॉल था, और उससे सारे इधर उधर हो गए। तो अब ये है कि अब ये मामला एक कायदे की कार्रवाई के तहत पहले निजकारी कमीशन बोर्ड में जाएगा, फिर उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में जाएगा और फिर उसके बाद काबीना में जाएगा। लेकिन मेरी जो ज़राए निजकारी कमीशन है उनसे बात हुई है, उनके मुताबिक ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अच्छा। यानी अब गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया कि ये बोली मुस्तरद है, लेकिन ये बोली मुस्तरद हो चुकी है क्योंकि रेफरेंस प्राइस से ये एक बड़ा गैप है रेफरेंस प्राइस का और बिड का। तो अगर इतना बड़ा गैप ना होता तो हमारी बताएगा कि अगर तो ये बोली मुस्तरद हो गई है तो फिर अब ये क्या, ये पूरा प्रोसेस जो कि पिछले 2-3 माह से हम देख रहे थे कि 5-6 खरीदार हैं वो अपनी बोली देंगे, एक तारीख अनाउंस हुई, ये पूरा अमल फिर दोहराया जाएगा और फिर हमें महीनों इसी तरह इंतज़ार करना पड़ेगा? मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि IMF की जानिब से ये कंडीशन लगाई गई थी कि सितंबर के आखिर तक आप PIA की प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन हुकूमत ने अनाउंस किया था 1 अक्टूबर, फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले तो 1 सितंबर था, फिर उसके बाद जो है वो 1 अक्टूबर और फिर उसके बाद 31 अक्टूबर। तो ये सारे मामलात इसीलिए इसको डिले किया गया था कि जो बिडर्स हैं उनको हुकूमत मुतमईन नहीं कर सकी थी, निजकारी कमीशन उनको, निजकारी डिवीज़न उनको मुतमईन नहीं कर सका था। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक सिंगल बिडर आया, उसने भी 10 अरब रुपए की बोली लगाई और वो निकल गया। अब ये एक कायदे की कार्रवाई है, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है वो यही है कि 10 अरब रुपए में PIA अब फ़रोख्त तो नहीं हो सकती, क्योंकि PIA के मामलात हैं और ख़ास तौर पर आपके फ्लीट्स इतने हैं और दीगर चीज़ें हैं,
तो उसमें आप जो है इस अंदाज से उसको तो फ़रोख्त नहीं कर सकते। अब जायज़ा अगर लेना भी है काबीना ने तो उसमें जाहिर सी बात है वो मुस्तरद ही होगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो संजीदगी या मामलात को देखना, वो इस अंदाज से इसको कहा जा सकता है कि एक एक्सरसाइज हुई है, उस एक्सरसाइज में अगर इतनी बड़ी कीमत लगाई जा रही थी तो क्या वो कीमत जो है वो रियलिस्टिक थी? ये अब बहस होनी है। और इस बात पे कि हम जो कंसोर्शियम के कंपनी के जो हेड हैं, उन जो बोली दहिंदा थे, उन्होंने तो इसको कहा कि ये तो 85 बिलियन तो एक वैसे आपने अमाउंट लगा दी है और ये तो 85 बिलियन की है ही नहीं ये चीज़। तो उस पर यकीनी तौर पर अब बात होगी और इस हवाले से हम भी स्टोरी कोई डिग आउट करेंगे कि आखिर 85 बिलियन जो है ये जब डेट इतनी बार जब ये डेट आगे बढ़ी है तो इसका मतलब कि बिडर्स और हुकूमत के दरमियान कहीं ना कहीं कोई नेगोशिएशन भी तो चल रही होगी ना, आपस में मामलात कुछ तो तय हो रहे होंगे कि बेस प्राइस क्या होना है, कितने मुलाजमीन को उन्हें आगे कैरी करना है और कितने फ्लीट साइज़ को बढ़ाना है। जब ये सारे मामलात चल रहे थे तो क्या इस मामले की इतनी भी अहमियत नहीं थी कि आज के इंपॉर्टेंट दिन पर जो कैबिनेट मेंबर्स इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं वो कम से कम यहाँ पर होते, कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है, सबके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अहम तरीन नाम हैं जो आज मुल्क में ही मौजूद नहीं थे। तो इतना ही संजीदगी का आलम था हुकूमत का इस मामले में। अब मैं आपको संजीदगी का आलम बता दूं कि बार बार प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ओपन बिडिंग होगी, मीडिया इनवाइटेड होगा। लेकिन आज हमने देखा कि वहाँ चंद सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया गया था मीडिया से, और सरकारी टीवी पर यह कहा गया कि बिडिंग जो है वो बराह रास्त दिखाई जाएगी। अब इसीलिए क्योंकि वहाँ आप किसी से बात ना कर सकें, मीडिया के लोग जो कंसोर्शियम कंपनी के लोगों के साथ आप बात ना कर सकें, इस वजह से रिस्ट्रिक्ट किया गया। और बाकायदा तौर पर आज जो निचकारी डिवीज़न निचकारी कमीशन के जो डीजी मीडिया हैं उनकी जानिब से मैसेज आया था कि जिन लोगों को इनवाइट किया गया है वही लोग मकामी होटल में आएंगे, जिनको इन्वाइट नहीं किया गया वो नहीं आएंगे। और ये बात कर रहे हैं शफाफियत की कि शफाफ तरीके से हम कर रहे हैं। अब जब हम अगर कोई मीडिया के लोग जाते हैं, वहाँ सवालात होते, पूछते हाँ जी ये क्या आपने कर दिया है, 2 से ढाई अरब रुपया आपने ज़ाया कर दिया और आपका जो है वो निचकारी का अमल ही नहीं हुआ। आपके 5 बिडर्स जो है उन्होंने निचकारी के अमल में हिस्सा ही नहीं लिया, उन्होंने बिडिंग जो अनस्ट मनी है वही उन्होंने जमा नहीं कराई। तो ये सवालात होने थे, लेकिन इसी वजह से उन्होंने चंद लोगों को बुलाया और वहाँ पे उन्होंने कर दिया। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जो बिडर्स के साथ जो निगोसिएशन थी, उन निगोसिएशन में जो सबसे बड़ा मसला था 7,000 मुलाजमीन का, ये सबसे बड़ा मसला था। और बाकायदा तौर पे जब ये कंसोर्शियम कंपनी जो सिंगल बिडर थी, इसकी जानिब से जब मुज़ाकरात इनके साथ हुए तो एक बाकायदा तौर पे एक जो मुआहिदा हुआ वो यही था कि जो मौजूदा मुलाजमीन हैं 18 माह तक वो मुलाजिम रहेंगे, 18 माह के बाद उनको नया जॉब लेटर ऑफ़र किया जाएगा और 18 माह के बाद अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो एम्प्लॉई रहेंगे, नहीं करते तो नहीं रहेंगे। ये सबसे एक बड़ा मसला था। और 7,000 मुलाजमीन हैं। अब जो कंपनियां हैं वो तो कहते हैं 2500 से 3,000 लोगों से जो है ये एयरलाइन चलाई जा सकती है। और हमारे पास एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनकी जो फ्लीट सर्विसेज हैं वो भी ज़्यादा हैं, उनकी डेस्टिनेशन हैं वो भी ज़्यादा हैं। अब पीआईए की डेस्टिनेशंस भी कम हो गई हैं, 12 से 13 जहाज़ ऑपरेशनल हैं और इंटरनेशनल तो इसका मतलब ये भी है कि ये सारी चीज़ें जो पीआईए की जो डिटेल्स हैं ये तो सबको, हर एक शख्स को पता थी, बिड से पहले भी सारे ग्रुप्स को भी पता थी। इसका मतलब कि इंटेंशनली बिड भी इतनी कम जानबूझकर लगाई गई, यानी इस मामले से एक सेफ एग्जिट चाहने की कोशिश की गई है, एक निकलने की एक तरह से कोशिश की गई है। क्या ये फिर नतीजा अखज़ किया जा सकता है? एक चीज़ मैं आपको बता दूं अरबाब के जो एक बिज़नेसमैन होता है या कोई भी बिज़नेसमैन जब वो कोई चीज़ ख़रीदने जाता है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो या फिर कोई दुकान हो या फिर कोई कपड़ा हो या कोई भी चीज़ वो ख़रीदने जाता है, तो आपने देखा होगा कि दुकानदार जो है वो अपनी प्राइस बताता है और जो ग्राहक होता है लेने वाला वो अपनी प्राइस बताता है। अगर दुकानदार को वारा खाए तो वो दे देगा। अब यहाँ भी यही हुआ है, यहाँ भी यही हुआ है कि वो ग्राहक और खुदा से किसने कम मांगा है, मुझे तो यही लग रहा है। और शायद देखें ना, एक बिज़नेस कम्युनिटी है, ये भी एक कंसोर्शियम है और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इन्होंने भी अपनी असेसमेंट की है, तो उस असेसमेंट के मुताबिक उन्होंने अपने पैसे लगाए ना। लेकिन मुझे इस पे हैरत होती है कि 2 से 2.5 अरब रुपए आपने लगा दिए जो ख़ास तौर पे
कंसल्टेंट्स पे और इन तमाम चीज़ों पे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स पे, तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहले कि आपकी हुकूमत के अंदर, इदारों के अंदर इतने कैपेबल लोग नहीं हैं कि जो इस तरह के काम कर सकें, और आपको बाहर से फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर करने पड़ रहे हैं, आपको फर्म्स हायर करनी पड़ रही हैं। आपके पास लोग क्यों नहीं हैं ऐसे प्रोफेशनल? यही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आप के बाबू जो हैं वो आराम से तनख्वाहें ले रहे होते हैं, खाते पीते हैं, प्रिविलेजेस, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, और फिर जब मुल्क की ये हालत होती है तो फिर कौम पे सारा का सारा बोझ डाल दिया जाता है कि आम लोग जो है इसको बर्दाश्त करें। तो फिर कैसे करेंगे लोग, आम लोग? ये सबसे बड़ा मसला है। आज अगर PIA इस ज़बूहाली का शिकार है, ये नेशनल फ्लैग कैरियर है। दुनिया में हम ये देखते हैं कि नेशनल फ्लैग कैरियर जितने भी हैं उनको बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से सपोर्ट की जाती है। और लेकिन यहाँ पे एक उल्टा हिसाब है, आपने ओवरबर्डन कर दिया इदारों को, और जब ओवरबर्डन कर दिया है तो आप, जाहिर सी बात है कि आपके पास उनकी सैलरीज़ के पैसे नहीं होंगे, उनकी पेंशन्स के पैसे नहीं होंगे, तो आपको लॉस होगा। और वो एक प्रॉफिटेबल जो इंस्टीट्यूशन है वो लॉस मेकिंग एंटिटी में जब तब्दील होगा तो फिर जाहिर सी बात है आपको निष्कारी करनी पड़ेगी। अब आपको भी पता होगा कि PIA कई लोग जी बहुत बहुत शुक्रिया। उमर हयात, बिजनेस जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस मामले को मुस्तकिल कवर कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सलाल हसन जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ, उनसे हमने एक रोज़ पहले खुसूसी गुफ्तगू की मैंग्रोव्स के हवाले से कि क्या मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंस और पोटेंशियल है पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी में। तो वो गुफ्तगू आप मुलाहिजा कीजिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्लू इकॉनमी में मैंग्रोव्स का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि पाकिस्तान में फ़िशिंग एक ऐसा शोबा है जिसकी एक्सपोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान 3 से 4 अरब डॉलर्स कमा सकता है। और तकरीबन 35 ऐसी मछलियाँ होती हैं जो कि मैंग्रोव्स के जंगलात में जाकर ही अफजाइश पाती हैं। और फिर सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन का है, चूँकि मैंग्रोव्स के जो दरख्त हैं वो सबसे ज़्यादा ये सलाहियत रखते हैं कि वो उसको एडजस्ट कर सकें। तो क्लाइमेट चेंज में भी इनकी एक अपनी यूनिक इंपॉर्टेंस है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले 60 से 65 सालों में मैंग्रोव्स के जंगलात का जो रकबा है उसमें खातिर ख्वाह कमी आई है, जो कि 3,44,000 हेक्टर से अब कम होकर 2,40,000 हेक्टर पर ही इसके जंगलात अब रह गए हैं। तो ये कमी क्यों वाक़ई हो रही है? पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी में ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं? और अगर इनसे हम मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश करें तो क्लाइमेट चेंज में कितनी तब्दीली और कितनी पॉजिटिव चेंज एक सामने आ सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सलाल हसन साहब क्लाइमेट चेंज एक्स मौजूद हैं। सलाल साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जो मैंग्रोव से अगर हमें मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है तो उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और जो ब्लू इकॉनमी में है उसमें ये अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी अरबाब, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एज यू आर अवेयर, जो मैंग्रोव्स हैं ये ये वो दरख्त है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। जस्ट फॉर एज अ बैक ऑफ द एनवेलोप, ये 8 टन्स over its lifetime, after the maturity per annum they capture। तो एक इंसान जो है वो नॉर्मली 2 टन्स emit करता है। so this is about 4 humans that they are, 1 tree can capture, so that has a very high value। और इसकी जो और बेनिफिट्स हैं वो, एक तो ये बायोडाइवर्सिटी का आपने बताया, इसमें 35 मुख्तलिफ इस तरह की there are different types of fish and also microorganisms that survive because of the mangrove forest। It's also a source of livelihood, because that fish then leads to economic growth, and in terms of fishermen can actually go and fish and capture those fish to generate revenue। जो लास्ट चीज़ है वो ये कि जो 8 टन जो ये कार्बन भी अब्जॉर्ब करता है, इसमें भी इट कैन जनरेट व्हाट यू कॉल कार्बन क्रेडिट्स या कार्बन ऑफसेट्स, जो रिसेंटली अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी on carbon offset। so that in itself, carbon offsets जो है for our viewers are those are basically instruments or commodities that denote कि 1 टन of carbon dioxide capture हुआ है। तो इसकी जो value है वो बहुत ज़्यादा है in this regard।
सही। तो अब सलाह साहब, ये जैसा एक शहर है कराची पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन या पोल्यूशन में सबसे इस वक्त ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस एक शहर में और फिर ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के लेवल पर बात करें तो हमें कितने मैंग्रोव्स के दरख्त या जंगलात की ज़रूरत है और इसको हम किस तरह से इसमें इसको बढ़ा सकते हैं? इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का हम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आगे आकर कोई जिम्मेदारी ले सकता है और इसकी ग्रोथ में अपना किरदार अदा कर सकता है? क्या समझते हैं आप? जी, इसमें जो मैंग्रोव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि इट नीड्स टू बी नियर अ डेल्टा और अ बेसिन। तो जो इंडस रिवर का डेल्टा है जो सिंध के सूबे में आता है, उसमें मैंग्रोव इज ईजिली ग्रोएबल और वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स के जंगलात नज़र आते हैं। इसमें जो सिंध के सूबे में इन पर्टिकुलर देयर इज़ वन ग्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम है डेल्टा ब्लू कार्बन, जो आपने ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बताया। तो डेल्टा ब्लू कार्बन हैज़ प्लांटेड more than 100,000 hectares of mangrove forest in collaboration with the government of Sindh. इसी तरह की प्रोजेक्ट्स में जब आपने बात की कि ये कौन कर सकता है, इसमें बिल्कुल एक जॉइंट इनिशिएटिव होता है ये नॉर्मली प्रोजेक्ट या प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स का विद गवर्नमेंट बैकिंग, बिकॉज जो ज़मीन है और जो फॉरेस्ट्री का सूबा है वो आपको जैसे मालूम है इट इज़ एट द प्रोविंशियल लेवल। तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बगैर की सपोर्ट के बगैर इस तरह के प्रोजेक्ट्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दैट। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं। एक मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इस वक्त एक और बिजनेस ग्रुप है कराची के जो फाइनेंशियल सेक्टर से हैं, वो एक मैंग्रोव रीजनरेशन फॉरेस्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बट इट इज़ एन इकोनॉमिक नीड एंड इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स दैट एवरीवन नीड्स टू लुक एट। और साहब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में इसका मौजूद होना, किसी सूबे में एक जगह पर इसके दरख्त लगा देना या इसका एक जंगल बना देना, तो वो काफ़ी है या फिर ये आपको मल्टीपल जगहों पर ये इसको करना पड़ेगा? यानी हर शहर में कई मकामात पर या फिर करीब करीब ये मौजूद हो ताकि वो आपको एक क्लाइमेट चेंज के भी जो एक मैक्सिमम एक फ़वाइद हैं वो भी आप तक पहुँचा सकें? जी बाप, बिल्कुल आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हमारा एक बिलियन ट्री सुनामी या जो 10 बिलियन जो सुनामी जो प्रोजेक्ट था, इन दैट द की थिंग इज ऑब्वियसली कि प्लांट द राइट ट्री, राइट। अब आपके पास जो मैंग्रोव है वो आपने इट्स द मोस्ट, इट कैप्चर्स द मोस्ट कार्बन, ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ करती है, उस कार्बन की भी वैल्यू है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो फिश उसकी भी वैल्यू है। और ये खाली सिंध के सूबे तक लिमिटेड नहीं है, ये आप पंजाब में भी कर सकते हैं। इट नीड्स जो रिवर का डेल्टा है उसकी, जिस तरह मुजफ्फरगढ़ हो गया या लोअर जो सिंध है जहाँ पे इंडस है या झेलम का रिवर्स का डेल्टा मिलता है, तो वो सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे यू विल फाइंड मैंग्रोव्स नेचुरली। तो उनको इन्हांस किया जा सकता है थ्रू अ कंबाइंड एफर्ट विद जो फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अपने सूबों में इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। सही। और अगर ब्लू इकोनॉमी से जब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं, जब हम इसको फ़िशिंग के शोबे में फ़ायदे के तौर पर लेते हैं, तो हमारी कोस्टल बेल्ट्स के करीब भी इस तरह के फिर मज़ीद प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। जो पहले से इस वक्त मौजूद दरख्त ज़ाहिर है वो इतनी तादाद में नहीं है या उसका हम उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जितनी उसमें गुंजाइश है। जी बिल्कुल, कोस्टल बेल्ट्स में तो आप उसका हम फ़ायदा नहीं उठा सक रहे, आपने बिल्कुल सही कहा, वो मौजूद तो हैं और उनको हम लोग प्रोटेक्ट, वी शुड मेक देम इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज़। आपको ये नज़र आएगा कि जहाँ पे जिस तरह जो साउथ एशिया के ममालिक हैं जहाँ पे ये मैंग्रोव प्लांटेशंस मौजूद हैं, दे नॉर्मली प्रोटेक्ट देम। और वहाँ पे आप एक यू कैन एक्सटेंड दिस एज एक, जैसे कहते हैं एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ला सकते हैं थ्रू अ पॉलिसी which the government के आप पे प्रमोट करें this act। The simplest way is कि you provide them land banks जो इस वक्त इसके करीब हैं, जो coastal areas या deltas के करीब हैं, और आप प्राइवेट सेक्टर को कह सकते हैं या you can ask foreign investors कि आप आके इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। उसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत की रोल प्ले करती हैं who would love to जो बिल्कुल इन चीज़ों को would love to finance such projects। और ये बताइएगा सलाह साहब के इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या अट्रैक्शन हो सकती है? इन्वेस्ट अगर इसमें किया जाता है तो फिर उसका रिटर्न किस अंदाज में होता है? यानी कोई इन्वेस्टर ज़ाहिर है जब तक उसको एक प्रॉपर एक पॉजिटिव रिटर्न की श्योरिटी ना हो वो उस वक्त तक तो इन्वेस्ट नहीं करता। इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या फ़वाइद? जी, इसमें इन्वेस्टमेंट के ये फ़वाइद है कि आप जब ये प्लांट करते हैं तो इसका एक फॉर्म है जिसे कहते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल CDR जो है, इसको आप एक कानून या रजिस्ट्रीज और स्टैंडर्ड्स के तहत
आप इनके जो इमिशंस, जिस तरह एक दरख्त अगर 8 टन कैप्चर करता है तो आप 100 दरख्त प्लांट करते हैं तो 800 टन कैप्चर करेगा ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर एनम। अब उस जो नॉर्मल, जिस तरह आपको डेल्टा ब्लू कार्बन का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसका 1 टन जो है वो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली $40 की प्राइसिंग पे है। सो दैट मीन्स दैट दिस विल बी एबल टू $40 का आप हिसाब लगा सकते हैं कि if 1 ton is generating $40 an annum just from carbon credits, excluding जो आप बाकी उसकी जो benefits हैं, जिस तरह उसकी जो fish और biodiversity उधर से आती है, तो that in itself is a huge return that investors can receive. और ये जो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ हासिल करने के बाद स्टार्ट करता है, या फिर इनिशियली जब एक आप पौधा लगाते हैं मैंग्रोव का और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी कर रहा होता है और कार्बन को भी वो उसी कैपेसिटी से एब्जॉर्ब कर रहा होता है? जी अरबाब साहब, this happens after the maturity of the seedling. जो sapling होता है उसकी maturity के बाद, I think that is not a long period. जिस तरह दीर का दरख्त में बहुत ज़्यादा it takes a lot of time, but this mangroves do not take that much time and they have a longer lifetime as well. इसमें अगर आपको specifics चाहिए तो हमारी जो climate science की टीम है, हमने एक पाकिस्तान इशू ब्रीफ के अंदर ये डिटेल्स दी हुई हैं जो publicly available है on our website ahya.ai, so you can find these details. यानी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ज़ाहिर है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा उस इंतज़ार करना पड़ता है अपने प्रॉफिट्स के लिए, और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। अरबाब, आपके जो भी क्लाइमेट चेंज में आप काम करना चाहते हैं, कोई भी इंसान अगर क्लाइमेट चेंज में काम करना चाहता है तो पहली उनसे ये मेरी एडवाइस है कि दिस टेक्स perseverance and patience. You have to work for a long period of time, और इसमें आपको एजुकेट भी करना होता है बोथ स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को। तो ये कोई रिटेल, इट्स नॉट ए स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट या यू कैन से अदर रिटेल इन्वेस्टमेंट्स का फॉर्म नहीं है ये। दिस इज पेशेंट कैपिटल एंड इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म व्यू। और ये स्पेसिफिक अगर मैंग्रोव्स के लिए कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट सलाल साहब रिक्वायर्ड होती है, या एक नॉर्मल रेंज की इन्वेस्टमेंट से भी एक अच्छा प्रोजेक्ट इसका शुरू किया जा सकता है? जी, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द केस कि आप इसको बिल्कुल एक स्मॉल साइज पे शुरू कर सकते हैं, जिसमें यू आप 100 ट्रीज़ प्लांट कर लें, 200 ट्रीज़ प्लांट कर लें, और उस प्रोजेक्ट को फिर आप सर्टिफाई करवाएं। और इसका जो मेन प्रोहिबिटिंग फैक्टर था वो यही था कि इस वक्त कोई डिजिटल सोल्यूशन नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए, और फिर देन फाइंडिंग एक्सेस टू बायर्स जो है वो मुश्किल था। और इसकी जो मेजरमेंट, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना होता है अपने प्रोजेक्ट का, और एक पॉलिसी भी नहीं मौजूद थी गवर्नमेंट की कि अगर हम इस तरह के कार्बन रिमूवल प्रोजेक्ट्स करें तो किस पॉलिसी के तहत करें। तो ऑल ऑफ दोज सॉल्यूशंस आर नाउ बीइंग वर्कड ऑन, एंड यू विल हियर कि ये जी सारी चीज़ें आहिया जो है वो आपको MRV प्रोवाइड कर सकता है, बट इसके अलावा जो कार्बन पॉलिसी है वो भी इंशाल्लाह we've been told that the government is expected to announce that soon as well. बहुत बहुत शुक्रिया सलाल हसन साहब, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।